नमस्कार, राकेश खरवार, विकास पांडे के साथ आप देख रहे हैं यूपी बिहार 24 न्यूज़। आज यूपी बिहार हम डिबेट में बैठे हैं। हमारे साथ हैं अतुल श्रीवास्तव जी, जो जिला महामंत्री हैं। आज हम चर्चा करेंगे सरगर्मियों के बारे में। यूपी में चुनाव आ चुके हैं, विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक है और बहुत ज़ोर शोर से है। हाल ही में आपने देखा है सौम्य प्रसाद मौर्य जो है कि एक सरगर्मी लाए हैं। तो सबसे पहले अतुल श्रीवास्तव जी, आपको नव वर्ष की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, आपकी पार्टी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी नववर्ष की ढेर सारी शुभकामना। आपके चैनल के सभी श्रोताओं को भी नमस्कार। अतुल श्रीवास्तव जी, सबसे पहले मैं पहला सवाल यही करूंगा कि आपकी राजनीतिक करियर कहाँ से शुरू हुई और राजनीति के क्षेत्र में आप कैसे दाखिल हुए और कहाँ तक आपकी पहुँच है? शुरू में मैं सबसे पहले मैं बताऊं, मैं सरस्वती शिशु मंदिर का छात्र रहा। प्रारंभिक शिक्षा वहीं से शुरू हुई, जिसकी वजह से राष्ट्र के प्रति जो समर्पण का भाव है उस समय हमारे मन में था। उसके बाद से थोड़ा सा अवस्था और बढ़ा, अटल जी और दीनदयाल जी को पढ़ने का अवसर मिला तो रुचि बढ़ती गई। उसके बाद मुझे भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। संघ में भी कुछ समय तक, अल्पकाल तक मैं विस्तारक का भूमिका में रहा। उसके बाद पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए मुझे सबसे पहले 2017 में मैं सलेमपुर विधानसभा का पार्टी का काम देख रहा था। उसके बाद गोरखपुर लोकसभा, फिर बस्ती लोकसभा, युवा मोर्चा में भी अपने ज़िले में कार्य किया। उसके बाद पार्टी ने मुझे महाराष्ट्र चुनाव में प्रवासी के तौर पे भेजा, बिहार चुनाव में प्रवासी के तौर पे भेजा। इन सारी जगहों से कार्य करने के बाद पार्टी को अब मेरे कार्य और उसको देखते हुए पार्टी ने मुझे कुशीनगर में जिला मंत्री का दायित्व सौंपा और अपने तरफ से मैं पार्टी का कार्य पूरे लगन, तन मन धन जो भी है मैं उसको कर रहा हूँ। मेरे लिए पार्टी का कार्य सर्वोपरि है, इसलिए मैं पार्टी के कार्य को और हमारा जो नेतृत्व है और दीनदयाल जी के अंत्योदय को लक्ष्य को लेकर पार्टी जो कार्य करती है उस सपने को पूरा करने के लिए पार्टी का कार्य कर रहा हूँ। हमारे संघ के प्रार्थना में एक है लाइन, परम वैभवन ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम। तो परम वैभव तक हमारे राष्ट्र को पहुंचाना, जो हमारी एकमात्र भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है, जो संघ की विचारधारा से उपजी यह संगठन, इसको लेके आगे बढ़ी है, इसको लेके हम लोग कार्य कर रहे हैं और मैं पार्टी का बस एक कार्यकर्ता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जब तक मेरे अंदर क्षमता हो तब तक मैं पार्टी का कार्य करता हूं। तेज मुद्दा इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का चल रहा है। बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं और दलितों की बात करते हैं, वंचितों की बात करते हैं और युवाओं की बात करते हैं। एकाएक ऐसा क्या हुआ कि जो है कि बीजेपी छोड़ के अन्य पार्टी में जाने का मन बना रहे हैं? इस विषय में आप प्रकाश डालिए। सबसे बड़ी बात बता रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी वरिष्ठ नेता हैं, कई बार विधायक और मंत्री रहे हैं, विपक्ष के भी नेता रहे हैं, लेकिन जो कल का घटनाक्रम है, जो उनका समय है मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का, वह समय बिल्कुल गलत है। अभी मैं रात को जो जानकारी मुझे मिली और मैं जो मीडिया के माध्यम से ही मुझे पता चला, उनकी मुलाकात समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से हुई है, लेकिन अभी उन्होंने संभवतः पार्टी ज्वाइन नहीं किया है और मंत्रिमंडल से केवल इस्तीफा दिया है। लेकिन जो अटकलें लग रही हैं कि हाँ पार्टी छोड़ के जा सकते हैं, और उन्होंने जो आरोप लगाते हुए मंत्री नहीं बोले हैं, लेकिन बोले हैं कि 14 तारीख तक इनका इंतज़ार करिए, ठीक, तो आगे जो भी उनका अपना निर्णय हो, लेकिन जो उनका समय है मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने का वो पूरा गलत है। आप जो आरोप लगाए हैं कि पिछड़ों को, वंचितों को, दलितों को, नौजवानों को की वजह से नहीं सुना जा रहा है, तो 5 साल आप क्या कर रहे नहीं थे? श्रीवास्तव जी, ये मेरा आरोप नहीं, ये मौर्य जी का। मौर्य जी को ही बता रहा हूँ कि 5 साल आप क्या कर रहे थे। यदि आप बता रहे हैं कि आप उचित फोरम पे इसको जानकारी दिए, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में आपकी बात नहीं सुनी गई, तो आचार संहिता लगने के बाद वो सभी जब पार्टी अपना सर्वे करके अब टिकट फाइनल करने वाली है, ठीक, एक एक प्रत्याशी का नाम तय होने वाला है, उस समय आपको याद आया 5 साल आप सत्ता में बैठे रहे। आपकी पुत्री हमारी पार्टी से बदायूं से सांसद हैं, आपके पुत्र पिछली बार 2012 में भी लड़े, जिस दल से लड़े,
और 2017 में हमारी पार्टी से चुनाव लड़ के हार चुके हैं। आप किन पिछड़ों की बात करते हैं? आपका कहना है कि किन पिछड़ों की बात करते हैं? मौर्य जी पिछड़ों के नेता हैं, किसानों के नेता माने जाते हैं। जो उन्होंने दिया है, लिख के जो दिया है, वो अपना इस्तीफ़ा दिया है। मैं एक बार फिर दोहराना चाहूँगा आपके सामने। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल में श्रम, सेवा योजन एवं समन्वय मंत्री के रूप में विपरीत परिस्थितियों व विचारधारा से में रहकर भी बहुत ही मनोयोग के साथ उत्तरदायित्व का निर्वाह किया हूँ। करते रहे हैं वो दायित्व का। एक मिनट में इस पर आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा। दो लाइन। किंतु दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों एवं छोटे लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षा रवैये के कारण उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूँ। चूँकि मैं पढ़ के इसलिए आपको सुनाना चाहा। उसमें दो लाइन और देखिए, आप लिखे हैं कि विपरीत परिस्थिति जी और विपरीत विचारधारा, यही उनका चाहते हैं ना। 5 साल पहले जब आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे तो यही पार्टी थी। उस समय आपको नहीं लगा था कि ये हमारी विपरीत विचारधारा की पार्टी है या विपरीत परिस्थिति में हम काम कर रहे हैं? और दूसरा बात कि 5 साल जब सत्ता का पूरा हो गया है, आपने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है, तब आपको याद आया है कि हाँ, इस सरकार में इन लोगों का नहीं सुना जा रहा है, इन लोग के साथ अन्याय हो रहा है। श्रीवास्तव जी, हमारे कहने का तात्पर्य हमने आपको इसलिए सुनाया। मेरे कहने का मतलब है, ये आपकी बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं हम लोगों की भी है, सारे पार्टियों के साथ हम लोगों की शुभकामनाएं रहती हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जिन लोगों का नाम स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने लिया है, आप अपनी पार्टी के, आपके पार्टी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। सारे लोगों के साथ सबका विश्वास, सबके विश्वास से पार्टी सरकार बनाएगी आने वाले समय में, ऐसी संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। बात यहाँ है, सबका साथ सबका विकास की बात होती है। और इनका कहना, ये 5 साल तक आपके पार्टी में रहे हैं, बावजूद इसके आज ये कह रहे हैं कि ये लोग के साथ, इन लोगों के साथ उपेक्षा हुई है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? इसको आप क्लेरिफाई कैसे करेंगे? इस पर ज़्यादा चर्चा का विषय नहीं है विकास जी। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ कि जहाँ स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, इन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू किया है उसको लेके। और इस प्रकरण को हमारा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व बहुत अच्छे ढंग से हल करेगा। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और यहाँ पर हमारे पास, इसी ज़िले में देख लीजिए, इसी ज़िले में ऐसा नहीं है कि यही सबसे बड़े। हमारे यहाँ फाजिल नगर से लगातार दूसरी बार गंगा सिंह कुशवाहा जी हमारे विधायक हैं। हमारे सबसे बड़े नेता, जिनके प्रदेश अध्यक्ष में हम लोगों ने, प्रदेश में सत्ता में हम लोग सरकार में आए, सत्ता में आकर, और उसके केशव मौर्य जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, महाराष्ट्र के चुनाव के प्रभारी भी रहे, जगह जगह उनको दायित्व मिलता रहता है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता सर्वोपरि होता है और हम लोग नेता की चिंता नहीं करते हैं। बहुत सारे चुनाव आ रहा है, जहाँ जिसका स्वार्थ पूरा नहीं होगा, कुछ लोग इधर जाएंगे उधर जाएंगे, वो बहुत बड़ा विषय नहीं है। विषय सिर्फ मैं इतना जानता हूँ कि उन्होंने जो आरोप लगाकर इस्तीफ़ा दिया है मंत्रिमंडल से, वह सरासर गलत है। और जिस पार्टी ने उनको 5 साल सम्मान दिया, सम्मान दिया, उनकी पुत्री 2 बार मैनपुरी से भी चुनाव लड़ के हार चुकी थी। हमारी पार्टी में आकर जिस समय बुआ और बबुआ दोनों लोग मिलकर चुनाव लड़े थे, उस समय वो बदायूं से लोकसभा सांसद चुनी गई। बहुत बड़ा विषय है। बदायूं जैसे जगह पे अखिलेश यादव के परिवार के सदस्य वहाँ से सांसद हुआ करते हैं और वहाँ उन्होंने उनको हराकर और सांसद बनी थी। चलिए, एक बात और निखर के सामने आ रही है। चर्चाओं का दौर गर्म है, कुछ भी चर्चाएं हो सकती हैं। चर्चा ये आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने लड़के या अन्य लोगों के टिकट को लेके जो है कि इस तरह का बखेड़ा खड़ा हुआ, इस संबंध में क्या कहेंगे? ये देखिए, प्रदेश स्तर का मामला है और निश्चित रूप से कुछ न, जब ये बातें निकल के आ रही हैं तो कुछ ना कुछ सत्यता रही होगी। ठीक, और हमारा जो प्रदेश नेतृत्व है, काफ़ी अनुभवी लोग हैं। हमारे संगठन के महामंत्री सुनील बंसल जी, प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, ये सभी लोग धरातल से और संगठन का काम करके आगे बढ़े हुए लोग हैं। यह इस चीज़ को बहुत बेहतर ढंग से हल करेंगे। इसको लेके चिंतित होने की कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। और निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे, आपका चैनल और आप लोग मीडिया के माध्यम से जो साथी धरातल पे जा रहे होंगे, गांव में गरीब के बीच में जो मूल गांव में निवास करने वाले लोग हैं,
एक बड़ा तबका है जिसको इस सरकार से लाभ हुआ है, चाहे वो अनाज के माध्यम से हो, चाहे शौचालय के माध्यम से हो, उज्ज्वला गैस के माध्यम से हो, या राष्ट्रहित को लेके हमने जो काम किया है, धारा 370 को एक झटके में हटाकर हमने नेस्तनाबूद कर दिया। चाहे राम मंदिर का मामला हो, मंदिर निर्माण हमारा देखिए, जो 500 वर्षों की समस्या को इस सरकार ने कितने बेहतर ढंग से, और सुप्रीम कोर्ट के जो 5 जजों ने, खंडपीठ ने जो एक तरफा फैसला दिया, उसको लेकर आगे बढ़ाते हुए भव्य मंदिर निर्माण की तरफ आगे बढ़े हैं। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोग गांव के लोगों को, मध्यम वर्ग के लोगों को, नौजवान को, सबको साथ में लेकर, जो कुछ कमियां रह गई होंगी, जैसे मैं आपसे एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि एक टाइफाइड या बुखार हो जा रहा है तो उसके लिए आपको 7 दिन और 15 दिन आराम के साथ साथ दवा चलाना पड़ रहा है। तो हम तो प्रदेश में 14 साल से जो कुशासन और भ्रष्टाचार और जो तमाम समस्या था उसको समाप्त कर रहे हैं। केंद्र में अटल जी की सरकार जाने के बाद आज हम हाईवे पे चलते हैं, अटल जी की देन है। विकास का जो काम हमारी सरकार ने किया, चाहे अटल जी की सरकार, चाहे मोदी जी की सरकार, कोई तुलना नहीं कर सकता है, कोई हमारी बराबरी नहीं कर सकता है। जब मैं आपको वहाँ ले चलूँगा, आप चूँकि चीज़ों को दूसरी जगह ले जा रहे हैं, बात चूँकि इस समय मौर्य जी से संबंधित हो रही है, आप कह रहे हैं कि प्रदेश नेतृत्व उसको संभालने का काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इस पे एक छोटा सा वही बात नहीं, आपको जी बता जी, रहा हूँ। एक छोटा सा सवाल, क्या प्रदेश नेतृत्व या देश नेतृत्व, मोदी जी हुए या फिर बड़े नेता हुए, क्या मौर्य जी को मनाने का काम करेंगे या कर रहे हैं? देखिए, मैं पहले ही कहा कि हमारा प्रदेश नेतृत्व इसको बेहतर ढंग से हल करेगा। अब ऊपर क्या बातें चल रही हैं वो निकल के जो भी होगा 1-2 दिन में सामने आ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि यदि ऐसा होता तो आपकी संभावना क्या कहती है कि ऐसा मनाने का प्रयास किया जाएगा? नहीं मनाने का, जो हमारे विचारधारा के साथ खड़ा होकर काम करेगा उसको साथ में लेके चलेंगे। जो हमारे विचारधारा के साथ नहीं होगा वो मनाने का क्या है। ये लोकतंत्र है, सबको अपना स्वतंत्र अधिकार है फैसला लेने का। जी, निश्चित तौर पर भाजपा की इन्हीं नीतियों के साथ चलती है, जैसा कि आप बता रहे हैं। हम अपने ज़मीन की बात करेंगे। आप भी यहीं से जुड़े हैं, हम भी यहीं से जुड़े हैं। डबल इंजन की बात होती है। डबल इंजन फ्यूल दिल्ली से भरी जाती है, लखनऊ तक आती है, लखनऊ से तमाम प्रांतों प्रदेशों में जाती है। लेकिन आपके 331 या कुशीनगर आते-आते ऐसा नहीं लगता है कि थोड़ा-सा डीजल कम हो जा रहा है? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण 1993 के बाद से यहाँ कमल नहीं खिला है। और सरकार में हम 2017 में आए, लेकिन 2017 में भी यहाँ पर दूसरी पार्टी के विधायक चुने गए। 2014 से लगातार 2 बार हमारे इधर सांसद रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूं, जो अभी माननीय राज्यपाल हैं राजस्थान के, कलराज मिश्र, जो आपके सांसद हुआ करते थे, यहाँ हमारा विधायक नहीं होने के बाद जो सड़कों के मामलों में जो उन्होंने काम किया है वो ऐतिहासिक है। आप देखिएगा, तमकुही राज से तमकुही रोड के लिए आप निकलते थे तो टेम्पू का एक चक्का गड्ढे में हुआ करता था। हम कोही और अहरौली मार्ग तो इस समय ध्वस्त है। उस मार्ग को लेके तमाम लोगों ने पत्र लिखा था। अभी कुछ ही दिन पहले उस आपके मार्ग द्वारा भी लिखा गया था। वो मेरे द्वारा भी, मैं पार्टी का कार्यकर्ता और एक नागरिक होने के नाते जो मेरा अधिकार है, मैंने वो काम करता हूँ। ठीक, उस मार्ग को लेके कुछ समस्याएं थी जो दूर कर ली गई हैं, और अब आपके भी संज्ञान में है कि उस मार्ग का शुभारंभ बनने का हो गया है, और निश्चित रूप से बहुत तीव्र गति से कार्य पूरा करके उस मार्ग को पूरा कर लिया जाएगा। उसके साथ साथ तमकुही राज से बरवा पट्टी मार्ग, ये तमाम ऐसे चीज़ें हैं। और आप बता दें कि जो आपके विधायक हैं, और अपने विधानसभा 331 के बारे में एक बात मैं आपको और विकास के बारे में बताना चाहता हूँ विकास जी, कि इस विधानसभा में एक बहुत बड़ा जो समस्या रहा है वह रहा है बंधे का। बंधे का मुद्दा, और बंधे का मुद्दा ऐसा मुद्दा रहा है कि गवर्नमेंट कोई भी रही है, लेकिन अस्थाई समाधान करने पे किसी का जोर नहीं रहा है। क्योंकि अस्थाई समाधान हो जाता तो कई लोगों की दुकानें बंद हो जाती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आप देखिएगा कि 104 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट का काम करके उसका अस्थाई समाधान किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा। हाँ, ये बात सत्य है कि इस बार नारायणी के कहर से तमाम लोग बचे हैं और विस्थापित होने से बचे हैं, जबकि पूर्व के सरकारों में करोड़ों जो है कि उसमें लीन हो गए। ठीक है, वो सड़क के जंजाल बनाए जा रहे हैं, लेकिन अब तक तो तमकुही विधानसभा में नहीं बन पाई। इसका दोष किसको देंगे आप?
दोष किसी को नहीं देंगे, बस जो दोष है, जो समस्या है आप भी जान रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपसे इस वादा करता हूं 2022 में उस समस्या को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से लग के उस समस्या का समाधान करके और यहाँ से कमल खिला के, जो भी यहाँ से कमल के फूल को लेके निकलेगा, ठीक, जो भी यहाँ की समस्याएं हैं उसको दूर करके और सड़कों की समस्या को भी दूर कर लिया जाएगा। कुछ अड़चनें होती हैं जो चूँकि राजनीतिक विषय है और चुनाव का समय चल रहा है, मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ का आम जनता भी जान चुका है कि एक ऐसा जनप्रतिनिधि जो 2 बार से लगातार जनप्रतिनिधि, लेकिन वो जब सदन में जाने के बाद अपनी जिम्मेदारी को भूल जाते हैं कि हमारी क्या जिम्मेदारी है, जनता ने तो चुन के भेज दिया, जब अधिकार आपको मिल गया तो उसके लिए आपको कार्य करना चाहिए, उसके लिए तो वह व्यक्तिगत हितों के लिए और एक परिवार के लिए काम करते हैं। तो अब इस भाजपा के कार्यकर्ता इस बार 2022 में लग के उसका भी समाधान करेंगे, कमल खिला के, और जो भी कमी रह गई होगी तमकुही राज में उसको पूरा कर आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं, चुनाव तो आप भी जानते हैं, हम भी 2 बार कह चुके हैं, एक बार फिर कहते हैं कि चुनाव बहुत सामने, अपने आप को भाजपा समझ लीजिए आप, अपने सामने किसको पाते हैं या फिर कोई है ही नहीं सामने 2019 मैं थोड़ा सा रुकूंगा। और 2019 में सुन लीजिए मेरी बात, 2019 में बुआ बबुआ मिल के साथ लड़े थे, सब हंस आपने देख लिया, और इस बार भी ठीक वो एक एक लोग को इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा करके आ रहे हैं। यहाँ पर जो मुख्य लड़ाई होगी समाजवादी पार्टी से, कि समाजवादी पार्टी यदि थोड़ा बहुत लड़ पाएगी तो लड़ पाएगी, नहीं तो वर्तमान जो जनप्रतिनिधि हैं, जनता उनके बारे में समझ चुकी है, उनका सफाया होना तय है, और यहाँ पर भाजपा भारी मतों से चुनाव जीतेगी। भाजपा भारी मतों से चुनाव जीतेगी। आप यहाँ सपा को सामने पा रहे हैं, आपके अनुसार सपा को सामने पा रहे हैं। सपा कह रही है बेरोजगारी और महंगाई अहम मुद्दा है, सपा की तरफ से आप भी देख रहे होंगे, और निश्चित रूप से बेरोजगारी भी है और महंगाई भी है। तो इसको थोड़ा अपने हिसाब से बताएं कि इसको सरकार कैसे हल करने वाली है। देखिए, सबसे बड़ी बात, इस बात को आप भी जानते हैं कि 2 वर्ष से पूरा विश्व कोरोना के चपेट में आया हुआ है। आप देखे होंगे कि सारी कंपनियां, सारे व्यवसाय, काफ़ी चीज़ें ठप हो गई हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे, लेकिन फिर भी सरकार ने बेहतरीन समीकरण बना के सबकी व्यवस्था को सुनिश्चित किया है, और पूरे विश्व में हमने कोरोना को सबसे पहले काबू में किया है, और वैक्सीन को हमने भारत के साथ साथ विदेशों को भी उपलब्ध करवाया है। इस वजह से महंगाई थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन निश्चित रूप से केंद्र सरकार इसको लेके गंभीर है, और इसके लिए जो भी उपयुक्त कदम है सब केंद्र के द्वारा उठाए जा रहे हैं। और रोजगार को भी लेके इस सरकार में समझिए कि बिना किसी को 1 रुपया दिए जो भी रोजगार पाए हैं लोग, वो समझिए कि भ्रष्टाचार मुक्त रोजगार का काम हुआ है। सपा तो कह रही है कि थानों पर बड़ा बवाल हो रहा है, तहसीलों में बड़ा बवाल हो रहा है, दलाली चल रही है। कौन कर रहा है? उनके ही लोग कर रहे हैं, जो 5 साल 7 साल से जो करते आ रहे हैं, जिनकी दुकानें थाने से चलती हैं, वही तो कर रहे हैं। आप भी आज जाके देखिए थाने पे सबसे ज़्यादा कौन लाइन लगाया हुआ है। पार्टी तो आपकी है, सरकार हमारी है, लेकिन जो व्यवस्था में वो जाके और उसको मैनेजमेंट करने का काम करते हैं, उनको उसी ठीक करने का काम किया जा रहा है। सरकार ने बुलडोजर क्यों चलवाना शुरू किया? ऐसे भ्रष्टाचारियों पे, माफियों पे सरकार ने बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। इसमें जो बाकी कसर रह गया होगा 2022 में सरकार आने के बाद से, उसको भी ध्वस्त करने का काम किया जाएगा, निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। महंगाई मुद्दा है, इसको के द्वारा कहना है कवर करने का काम किया जा रहा है। जनता भी इस बात को मान रही है कि जो महंगाई बढ़ जाता है वो घटता नहीं है। किसानों सपा कह रही है कि आय दुगुनी नहीं हुई। किसान तो सबसे अधिक बेहाल है, खाद के मामले में बेहाल है, तरह तरह का बेहाल। फिर भी अन्य सरकारों के अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए बेहतरीन कदम उठाए हैं। और जो 3 कृषि कानून, उसका मैं चर्चा कर दे रहा हूँ, आपने उस पर प्रश्न नहीं पूछा है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, वो किसानों के हित में लाया गया कदम है। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा बरगलाने, सरकार को तो झुकना पड़ा। ठीक है, हम सम्मान करते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने, नतमस्तक प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हम आपको समझा नहीं पाए,
इसलिए हम इस कानून को वापस ले रहे हैं। आपको याद होगा कि किसान सम्मान निधि या खाद की उपलब्धता जो पहले से काफ़ी बेहतर हुई है। ये बताइए कि इतना बड़ा निर्णय होने के बाद हमारे देश का नागरिक उसको सहर्ष स्वीकार कर लेता है। देखिए उसको अपने प्रधानमंत्री पर कितना विश्वास है, अपने अपने नेता पे, और देश की जनता जो केंद्र सरकार पर ऐसा विश्वास उसका दृढ़ है कि जो भी हमारे केंद्र की सरकार फैसला ले रही है, कुछ लोग बरगलाने का काम न करें तो जनता उसको हाथों हाथ ले रही है। बड़े निर्णय हुए। तात्पर्य ये है कि ऐसा तो नहीं कि विधानसभा चुनाव आ गए तो बीजेपी सरकार बैकफुट पर आ गई, उसके बाद से फिर से किसानों को समझाने का प्रयास करेगी और कानून को फिर से लाने का प्रयास करेगी। ऐसा है, देखिए जो राष्ट्रवाद से जुड़े होते हैं उनके लिए सत्ता और चुनाव वो आते जाते रहना है, वो आते जाते रहना है। चुनाव एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। चुनाव को राष्ट्र हित में जो निर्णय होने होते हैं वह चुनाव को देख के नहीं लिए जाते हैं। ठीक, उसको हमारे अटल जी या चाहे मोदी जी दोनों लोग संसद में बोले हैं सरकारें आएंगी जाएंगी। ये तो आपकी नीतियाँ, सपा ऐसा कर रही है, सपा ऐसा कर रही है। सपा कहने सपा तो या हम लोग हरियाणा अब पार्टी सुनिए, का है। सपा तो वो भी कहती है जो काम हमारे द्वारा हो रहा है, जिसका शिलान्यास हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है, तो हमारे महेंद्र नाथ पांडे जी ने कहा था, सपा सुप्रीमो तो कह रहे हैं हम सोचे थे, हम किए थे, हम करने वाले थे। तो अब इसका क्या कहा जा सकता है? चलिए, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया हमारे सवालों का। आप देख रहे हैं यूपी बिहार 24 न्यूज़। एक अहम और लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। आप बीजेपी के एक प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किए गए, आप सवालों का जवाब। लास्ट सवाल मेरा है, आप मुझ में सभी संप्रदायों को देख सकते हैं और सभी संप्रदायों के रूप में आप हमको यदि बीजेपी को वोट कराना हो तो आप किस तरह से जो है कि हमको इम्प्रेस करेंगे, कन्विंस करेंगे, क्योंकि वोट हमें भी देना है। एक मतदाता के तौर पे आप देखिए कि हमारा भारत किसके हाथों में सुरक्षित है। हमारी आस्था, चाहे विकास की प्रक्रिया, चाहे हमारा स्वाभिमान कहाँ सुरक्षित है, इसका आप आकलन करके, और जो भी दल, जो भी चुनाव लड़ने वाले, जो भी दावेदार आपके समक्ष आएँ, आप उस पर आकलन करिए कि हमारा स्वाभिमान कहाँ सुरक्षित है, हमारा राष्ट्र किनके हाथों में सुरक्षित है। क्योंकि राष्ट्र रहेगा, हमारा देश रहेगा और हमारा स्वाभिमान रहेगा तो भाई सबको कर्म करके ही अपना जीविका चलाना है, चाहे हम हो या चाहे कोई भी हो। वो प्रकृति का नियम है कि कर्म हम करेंगे तो हमारा जीवन का संसाधन जो भी है वो चलेगा। लेकिन आप इन चीज़ों को देखिए कि हमारा स्वाभिमान, हमारे भविष्य की चिंता कौन कर रहा है। हमारे आने वाले पीढ़ी को जब जवाब देना हो तो हम क्या जवाब देंगे कि हम किनके साथ खड़े थे, जब सारा आप सभी देख सकते हैं कि हाँ दिल्ली में क्या नारा जेएनयू में लगा था, कैसे कैसे जो राष्ट्र के अंदर जो ताकतें हैं उनसे भी जूझना पड़ रहा है। आपको इन सब चीज़ों का मूल्यांकन करके और अपना फैसला करना होता है। चाहे विकास भी मापदंड है तो विकास के भी आप रात में देखिए कि युद्ध स्तर पे कोरोना काल से लेके 1 महीने में 2 बार राशन घर घर पहुंचाने का काम हुआ है, और पहले की सरकारों में कोटेदार 6 महीना बांटते थे। जनता से अपील आपकी। जनता से मैं यही कहूँगा कि आप एक बार केंद्र की सरकार के साथ साथ जो अपने प्रदेश सरकार का जो चुनाव होने जा रहा है, आप योगी जी के कार्यों का समीक्षा करते हुए, और जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए अपने और सिर्फ आपके लिए 16-16 घंटे काम कर रहा है, उसको अवसर मिलना चाहिए। यदि उसने ईमानदारी से काम किया है, उसने भयमुक्त समाज की स्थापना के लिए आगे बढ़ के उसका बागडोर अपने हाथ में लिया है, तो उसका साथ देने के लिए आपको भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। और आप भारतीय जनता पार्टी कमल पर वोट देकर और पुनः योगी जी को सत्ता सौंपें, जिससे हम जो बचे अन्य जो कार्य हैं उसको ठीक प्रकार से हमारी सरकार पूरा कर सके। निश्चित रूप से श्रीवास्तव जी, आपने सवालों का सही ठीक जवाब दिया। आपने जिलेबी की तरह से घुमाया नहीं, बहुत सही सटीक जवाब आपने दिया है और इसके लिए मैं आपको आभार व्यक्त करता हूँ।